गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डी फार्मा फाइनल ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फार्माकोलॉजी में और फार्मा केमिस्ट्री दोनों में ही, जिसके क्वेश्चंस हर साल रिपीटेड होते हैं बोर्ड की तरफ से। मैं बात कर रहा हूं आज एनेस्थेटिक ड्रग्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में और लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में। एनेस्थेटिक ड्रग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोनों में ही, फार्माकोलॉजी में और फार्मा केमिस्ट्री में भी। दोस्तों, एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन, इनमें कौन कौन सी दवाएं आती हैं, इनको आसानी से हम कैसे याद कर सकते हैं, इनकी मैकेनिज़्म क्या होती है यानी कि इनकी फार्माकोलॉजी क्या है, ये दवा शरीर में कैसे काम करती हैं, किस रिसेप्टर से ये बाइंड होती हैं और किस पार्टिकुलर आर्गन या किस पार्टिकुलर मेथड से ये अपना असर दिखाती हैं। इनके अलावा हम ये भी जानेंगे कि एनेस्थेटिक ड्रग्स लेने के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनेस्थेटिक ड्रग्स। दोस्तों, एनेस्थेटिक ड्रग्स को हिंदी में कहते हैं निश्चेतक दवाएं। निश्चेतक को थोड़ा सा और हिंदी में समझें तो इसको कहते हैं कि जिसको कहते हैं बेहोशी की दवा, या कहते हैं कि शून्य कर देना, जिसको गांव में कहते हैं लोकल लैंग्वेज में कि शून्य कर दिया और वहाँ पर अपना काट पीट कर दिए डॉक्टर, वहाँ पे शून्य की सुई लगा दिए। तो शून्य का मतलब ये होता है कि ऐसी दवाई या ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा इंजेक्शन जिसके ज़रिए हमारी जो सेंसेशन फीलिंग है यानी जो संवेदनाएं हैं, किसी का टच महसूस करना, पेन महसूस करना, ये सारी जो संवेदनाएं हैं वो पार्टिकुलर टाइम के लिए हमारे शरीर में ख़त्म कर दी जाएं, ऐसी दवाओं को हम कहते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स। इंग्लिश में अगर हम देखना चाहें तो एनेस्थेटिक इज आल्सो कॉल्ड एज एनेस्थेसिया ड्रग्स। एनेस्थेटिक दवाओं को हम एनेस्थेसिया की दवाएं भी कहते हैं, निश्चेतक दवाएं भी कहते हैं। इट इंड्यूस एनेस्थेसिया टू अवॉइड पेन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। कहने का मतलब ये है, इस दवा से क्या होता है कि हम किसी भी सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद में होने वाले दर्द से बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, होना चाहिए कि जब पुराने ज़माने में मेडिकल साइंस इतना कारगर साबित नहीं था, इतना डेवलप नहीं था, उस समय जब डॉक्टर या चिकित्सक शल्य चिकित्सा करते थे यानी सर्जरी करते थे, तो उसमें से ये माना जाता था कि जो दर्द सहन कर लेगा उसकी जो शल्य चिकित्सा है यानी उसकी जो सर्जरी है वो सक्सेस हुई, जो इस दर्द को ना झेल पाएगा वो मर जाएगा, यानी कि उसकी जो शल्य चिकित्सा है यानी कि सर्जरी है वो फेल मानी जाती थी। अब ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ कि भाई आप डॉक्टर हैं या आप मेडिकल्स में हैं और एक ऐसा स्टेटमेंट दे कि जो दर्द सहन कर लेगा वो उसकी सर्जरी सक्सेस और नहीं तो सर्जरी फेल हो गई। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, एनेस्थेटिक ड्रग्स आई मार्केट में, एनेस्थेटिक ड्रग्स पर रिसर्च हुई और उसके बाद एनेस्थेटिक दवाओं का प्रयोग आज चल रहा है। तो इन दवाओं का बेसिकली प्रयोग यही होता है कि जब कोई डॉक्टर्स हमारे या किसी पेशेंट पर कुछ ऐसी ट्रीटमेंट करें जिससे कि पार्टिकुलर आर्गन को खोलना हो, उस आर्गन पर काम करना हो, उस आर्गन से किसी चीज़ को निकालना हो, यानी कि काट पीट करना हो, इंसीजन करना हो, वहाँ पर हम एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। किस लिए? अवॉइड पेन एंड डिस्कम्फर्ट। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हमारे किसी पार्टिकुलर पार्ट पर चाकू चलाया जाए, कैंची चलाई जाए, तो हमें असहनीय पेन होगा, असहनीय दर्द होगा। तो वो दर्द भी ना हो और हमारी सर्जरी भी सफल हो जाए, तो उसी को कहते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स। समझ में आया? नेक्स्ट हम इनके क्लासिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होता है जनरल एनेस्थेटिक, दूसरा होता है लोकल एनेस्थेटिक्स। जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब सामान्य या ऐसी दवाएं जिनका असर हम लंबे समय तक देखना चाहते हैं। जैसे कि कोई सर्जरी है, मान लीजिए आपकी किडनी की सर्जरी है, लीवर ट्रांसप्लांट करना है या लीवर से जुड़ी कोई समस्या है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि उसमें लीवर की हम सर्जरी करेंगे। या किसी भी टाइप की सर्जरी है, किसी भी आर्गन को हटाना है या वहाँ पर किसी भी तरीके का इंसीजन करना है, कैंची चाकू चलाने हैं डॉक्टर्स को, तो वहाँ पर जो यूज़ होता है वहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक का यूज़ होता है। क्योंकि टाइम वहाँ पर ज़्यादा लगता है और ये प्रोसेस भी लंबा चलता है, तो इसलिए इन ऐसी दवाओं को, ऐसी एनेस्थेटिक्स को हम कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है स्थानीय। स्थानीय का मतलब
ऐसा तो नहीं है कि दर्द नहीं होगा। सपोज अगर यहाँ पर हमारे हाथ में कट लग जाए चाकू से या किसी चीज़ से कि ब्लीडिंग बंद ना हो, और यहाँ पर वो देने हो जिसको कहते हैं टाँके लगाने हो, डॉक्टर अगर टाँके लगाएगा तो यहाँ पर जो एनेस्थेटिक यूज करेगा उसका जो असर होगा वो बेसिकली 20 मिनट 25 मिनट की जितनी देर में वो टाँका यहाँ पर लगाकर अपना काम ख़त्म कर दे। लेकिन सपोज अगर कोई बड़ी सर्जरी करनी है तो वहाँ पर हम लोकल एनेस्थेटिक का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थेटिक का, क्योंकि वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है। तो यही अंतर है जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक्स में। जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक दोनों का फिर से हम फर्दर क्लासीफाई करें तो क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं जनरल एनेस्थेटिक का, तो इसका हम डिटेल क्लासिफिकेशन समझेंगे। लोकल एनेस्थेटिक्स में जो दवाएं आती हैं ये बेसिकली क्या होता है, पीएनएस पर काम करती हैं, यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में पर, ठीक है। और जनरल एनेस्थेटिक जो होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन पर काम करती हैं। ये दोनों में अंतर है। इसमें जो दवाएं आती हैं लोकल एनेस्थेटिक में वो प्रोकेन, लिडोकेन या लिग्नोकेन, कोकेन, बेंजोकेन। इनके लास्ट में अगर देखेंगे तो आपको केन लगा हुआ नज़र आएगा। इनको याद करने का सिंपल तरीका यही है कि जिन दवाओं के अंत में केन लगा हुआ हो वही लोकल एनेस्थेटिक होती हैं, लिडोकेन, लिग्नोकेन, कोकेन, प्रोकेन वगैरह वगैरह। जनरल एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन करें तो इसमें आता है इन्हेलेशन, जिसमें आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कहते हैं कि बेहोश कर दिया, मतलब रूमाल में डाल के नाइट्रस ऑक्साइड किसी को सुंघा दिए फिर वो मूर्छित कर दिए, बेहोश कर दिए। वोलाटाइल्स में ईथर आता है, हैलोथेन आते हैं। इंट्रावेनस यानी जो इंजेक्शंस के थ्रू एनेस्थेटिक दी जाती हैं ऑपरेशन के टाइम में या सर्जरी के टाइम में, उसमें आता है इटोमिडेट, थियोपेंटोन, प्रोपेफॉल, डायजेपम, लोराजेपम, कीटामाइन। ये बेंजोडाइजिपिन्स हैं, ये अलग कैटेगरी है, लेकिन इनका यूज़ भी यहाँ पर एज आ एनेस्थेटिक ड्रग्स किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एनेस्थेटिक दवाओं का एक परिचय कि एनेस्थेटिक दवाएं होती क्या हैं, ये किन किन टाइप्स की होती हैं। फर्दर हम बात करेंगे एनेस्थेसिया के स्टेज की बात करेंगे, एनेस्थेसिया का स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया। आप अगर किसी हॉस्पिटल का विज़िट किए होंगे आसपास में या किसी अच्छे खासे बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर एक एनेस्थेसिया का डिपार्टमेंट अलग से रहता है। क्यों? क्योंकि एनेस्थेसिया जो है ये नॉन प्रोफेशनल लोगों से, नॉन प्रोफेशनल एक तरह से एम्प्लॉय से या नॉन प्रोफेशनल से एनेस्थेसिया बिल्कुल नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस को देखकर वो पेशेंट की कंडीशंस हो सकती हैं, वो पेशेंट की मतलब कि जो उसकी क्षमता है, पेशेंट की जो प्रोफाइल है, उसके बेस पर जो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट होता है, एनेस्थेसिया का डिपार्टमेंट होता है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट शायद कहते हैं, वो होते हैं। तो वो उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद वो एनेस्थेसिया उनको प्रीफर करते हैं, तब जाकर सर्जरी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एनेस्थेसिया जो होते हैं इनके 4 स्टेप होते हैं या 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, दूसरा स्टेज ऑफ डेलीरियम बोलते हैं, तीसरा सर्जिकल एनेस्थेसिया और चौथा होता है मेडुलरी पैरालिसिस। इन चारों स्टेज में कोशिश डॉक्टर यही करते हैं, एनेस्थेसिया यही एनेस्थेटिक जो एक्सपर्ट होते हैं वो यही करते हैं कि जहाँ तक हो सके मेडुलरी पैरालिसिस तक पेशेंट को ना जाना पड़े, यहीं तक सारा का सारा काम हो जाए, यानी स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया से स्टेज ऑफ डेलीरियम में और सर्जिकल एनेस्थेसिया में, ठीक है। तो हम एक एक करके चारों को समझने का प्रयास करते हैं। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में होता क्या है? एनाल्जेसिया का मतलब होता है दर्द। एनाल्जेसिया बना है एनाल्जेसिक से, जिसका मतलब होता है दर्द। होता क्या है, जब डॉक्टर कट लगाते हैं कहीं पर भी, आपके ऐसे भी नॉर्मली कट लग जाए ब्लेड से या कैसे भी, तो वहाँ पर ब्लड निकलेगा और दर्द भी होगा, जाहिर सी बात है। तो इस वाली स्टेज में जब हम इसकी डोज देते हैं एनेस्थेसिया की, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस, कैन हियर एंड सी एंड फील अ ड्रीम लाइक। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं तो वो कॉन्शियस रहता है, यानी कि होशो हवास में रहता है, वो सुन भी सकता है, देख भी सकता है, ऐसा लगता है कि कोई सपना चल रहा हो। एमनेसिया डेवलप्स बाय द एंड ऑफ स्टेट। इस स्टेट के अंत में एमनेसिया डेवलप्ड हो जाती है, कि मतलब जिसको कहते हैं मूर्छापन, वो आने लगता है, ठीक। स्टेज ऑफ डेलीरियम में क्या है, ये उससे थोड़ा सा सुपर क्लास है। इसमें पेशेंट में साउट,
पेशेंट चिल्ला सकता है, मसल्स टोन इंक्रीज हो सकती हैं, जाज आर टाइटली क्लोज, मुंह के जबड़े बहुत तेज़ी से बंद हो सकते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है, डिफिकेशन में ऑकर्स, यानी कि जो डिफिकेशन का मतलब मल मूत्र त्याग भी हो सकता है, पपिल्स डायलेटेड, आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, हार्ट रेट बीपी राइजेस, हृदय की धड़कन और बीपी भी इस स्टेज में जाकर पेशेंट की बढ़ जाती है। तीसरा स्टेज है सर्जिकल एनेस्थीसिया। दोस्तों, सर्जिकल एनेस्थीसिया को एक्सपर्ट ने 4 प्लेन में डिवाइड किया है। पहला प्लेन 1 है रोविंग आईबॉल्स। आईबॉल्स का मतलब जो आँखें हैं वो घूमने लगती हैं। घूमने का मतलब जो आईबॉल्स है, नेत्र बिंदु जिसे कहते हैं, गोलक जिसे कहते हैं, नेत्र गोलक, वो घूमने लगता है, उसका साइज बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। प्लेन 2 में क्या होता है, लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस। कॉर्नियल का मतलब कॉर्निया पर भी असर पड़ता है और लैरिंजियल का मतलब जो हमारे श्वसन तंत्र का दर है, श्वसन की दर है, उस पर भी रिफ्लेक्स पड़ता है। प्लेन 3 में क्या होता है, पीपल स्टार्ट डायलेटिंग एंड लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट। इस केस में क्या होता है, अगर हम नॉर्मली हमारी आँखों के ऊपर कोई टार्च मारे तो हमारी आँखें एकाएक बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो है होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है। लेकिन इस स्टेज में जाकर क्या होता है, पीपल्स जो होती है, हमारी आंखें बिल्कुल खुली रहती हैं पेशेंट की, उस पर जब डॉक्टर लाइट्स मारते हैं तो उस पर कोई असर नहीं होता, उनकी आंखें खुली की खुली ही रहती हैं। तीसरा क्या होता है, लास्ट जो है वो है प्लेन 4 सैलो एब्डोमिनल रिस्पिरेशन। यानी कि इसमें जो है एब्डोमिनल रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो श्वसन तंत्र है उसकी वजह से आगे की जो चीज़ें हैं वो दिक्कत करने लगती हैं। ठीक, लास्ट स्टेज की बात करें, जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स या जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हमारा जो काम है, हमारी जो सर्जरी है, वो ओवरऑल हमारे इन्हीं 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, लास्ट वाले स्टेप में ना जाना पड़े। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेडुलरी पैरालिसिस। अगर नाम से हम देखें तो मेडुलरी का मतलब होता है, ये हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है, ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है आपको पता होगा, एनाटॉमी में आप पढ़े होंगे कि ये जो होता है रिस्पिरेटरी सेंटर का एक केंद्र होता है, यानी श्वसन तंत्र को मेडुला ऑब्लांगेटा ही नियंत्रित करता है। इस केस में क्या होता है, सर्जिकल एनेस्थीसिया के बाद बीपी जो होता है अचानक से गिर जाता है, ब्लड प्रेशर अचानक से धीमा हो जाएगा, हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, इसके अलावा पल्स रेट भी बढ़ जाता है और इस कंडीशंस में कोमा से लेकर डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। क्यों? क्योंकि मेडुलरी पैरालिसिस में जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि श्वसन तंत्र पर एकदम से नियंत्रण खो जाता है पेशेंट का, जिससे कि सांस की दर एकदम से कम हो सकती है, बीपी गिर जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये रहा हमारा स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक के मैकेनिज्म के बारे में, जनरल एनेस्थेटिक कैसे काम करती हैं। दोस्तों, जनरल एनेस्थेटिक कैसे काम करती हैं उससे पहले हम एक चीज़ बताएं कि सपोज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी एक उंगली है, इस पर अगर हमने किसी चीज़ से हर्ट किया, किसी चीज़ से हमने इसको चोट पहुंचाई या कुछ गर्म चीज़ हमने इस पर रख दिया, तो क्या होता है, हम तुरंत अपना हाथ हटा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है, हमारी शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो नियंत्रित होती हैं कहाँ से, ब्रेन से। सपोज ये आपका यहाँ पर हर्ट है या कोई भी पार्ट आप मान सकते हो बॉडी का, तो इसमें क्या होता है, न्यूरॉन सिस्टम जो होते हैं, एक न्यूरॉन्स होती है जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती है, इस पार्ट से सेंसेशन जो है, सिग्नल जो है ब्रेन को भेजती है और ब्रेन क्या करता है, मोटर नर्व के जरिए अपना जो मैसेज है वो यहाँ भेजता है कि यहाँ पर गर्म चीज़ रखी है, आप इसको तुरंत यहाँ से हटाइए, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक उस गर्म चीज़ से या उस पार्टिकुलर सेंसेशन से हट जाता है, तब जाकर हमें उससे रिलैक्स मिलता है। तो इसमें होता क्या है, जितनी भी जनरल एनेस्थेटिक हैं वो क्या करती हैं, इन्हीं न्यूरॉन को ब्लॉक कर देती हैं।
जब न्यूरॉन ब्लॉक्स हो जाता है तो इस पार्ट पर चाहे हम चाकू चलाएं, काट के निकाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो से ब्रेन और पार्टिकुलर पार्ट के बीच का जो ट्रांसमिशन था, नर्वस ट्रांसमिशन जो था, वो जो है रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, बाधित हो चुका है, नेटवर्क वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। तो इस कारण से जितने भी जनरल एनेस्थेटिक हैं उनका जो काम करने का तरीका वो यही है कि ये सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स यानी नर्व्स ट्रांसमिशन को ये डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे कि ब्रेन से स्टिमुलेशन ना तो उस पार्टिकुलर पार्ट पर आता है, उस पार्टिकुलर एरिया पर आता है, और ना तो इस पार्टिकुलर एरिया से यहाँ ब्रेन तक पहुँचता है, जिससे कि जिसे हम एनेस्थेसिया कहते हैं। और इस दौरान डॉक्टर अपना काम जो है उस पार्टिकुलर आर्गन पर, हार्ट का ट्रांसप्लांट करना है, लीवर का ट्रांसप्लांट करना है, किडनी निकालनी है, जो भी करना है वो अपना डॉक्टर काम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो काम है, इसकी जो फार्माकोलॉजी है, वैसे जनरल एनेस्थेटिक की जो फार्माकोलॉजी है इसमें मिथक है, बहुत सारी इसकी कोलॉजी हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट इसको अलग अलग से बताते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मानी जाती है, इसकी सटीक जो फार्माकोलॉजी मानी जाती है, वो एक साइंटिस्ट थे मेयर। 1901 में इन्होंने कुछ इस तरीके से इसकी फार्माकोलॉजी को समझाया था। होता क्या है फार्माकोलॉजी, जब जनरल एनेस्थेटिक में इट ओनली एक्ट्स वाया इंटरेक्शन विद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू अपना इंटरेक्शन बनाती हैं। उसके बाद ये डिफरेंट एजेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ये डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के साइट्स होती हैं बॉडी में, जहाँ पर जाकर ये दवा अटैच होती है। कहाँ कहाँ पर अटैच होती है ये दवा जनरल एनेस्थेटिक? मेजर साइट्स जो हैं वो है थैलेमस, आरएएस, हिप्पोकैम्पस एंड स्पाइनल कार्ड। इन पार्टिकुलर जगहों पर जाकर ये दवा जो है अटैच होती है। वहाँ पर जो मेजर टारगेट्स होता है इनका, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स वहाँ पर हो पाए जाते हैं इन पार्टिकुलर एरिया पर, इन पार्टिकुलर साइट्स पर, जहाँ पर वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स को टारगेट करती हैं। उसके बाद क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है हमारा गाबा ए रिसेप्टर गेटेड क्लोरीन चैनल कॉम्प्लेक्स। ठीक, गाबा क्या होता है? गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड। ये कई जगह पर आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा गाबा, तो ये सारे नाम आप याद करते चलें। तो उस रिसेप्टर को पर ये अपना काम करती हैं। और एक वर्ड यहाँ पर आपके लिए नया आया है, MAC, मिनिमल एल्वियोलर कंसंट्रेशन। MAC इज़ द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द एनेस्थेटिक इन pulmonary alveoli needed to produce immunoability to respond to a painful stimulus surgical incision in 50% पेशेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि एक मिनिमल एल्वियोलर कंसंट्रेशन, हम बात कर रहे हैं जनरल एनेस्थेटिक की। आपको पता होगा जो लंग्स की बेसिक यूनिट जो होती है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, गुब्बारे की आकार की संरचना होती है। अगर हम एक पार्टिकुलर आकृति को देखें तो वो कुछ ऐसे करके लंग्स में पाई जाती है संरचना, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई या बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। जैसे कि किडनी की बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, उसी हिसाब से लंग्स की बेसिक यूनिट क्या है? एल्वियोलाई। यहीं पर ही गैसियस एक्सचेंज होता है, जो हम सांस लेते हैं उसका आदान प्रदान, ऑक्सीजन से CO2, CO2 से ऑक्सीजन, ये सारी प्रक्रिया यहीं पर होती है। जब हम एनेस्थेटिक देते हैं तो इसमें क्या होता है, pulmonary alveoli needed to produce immunoability to respond to a painful stimulus surgical incision। किसी भी तरीके के सर्जिकल इंसीजन, सर्जिकल का मतलब काट पीट, जब हम डॉक्टर करते हैं बॉडी के किसी पार्ट पर, उस समय क्या होता है, पेनफुल स्टिमुलस को रोकने के लिए, जो दर्द होता है उसको रोकने के लिए ये काम करता है 50% पेशेंट में। तो ये थी फार्माकोलॉजी ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। आई होप्स कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इस चीज़ को, तो जनरल एनेस्थेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार करके ये आपका फार्माकोलॉजी में भी काम आएगा और फार्मा केमिस्ट्री में भी। थैंक यू वेरी मच।